साथियों, जैसे कि देखा जा रहा है, आज हम सभी 26 जनवरी के अवसर पर सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन नहीं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। साथियों, जैसे कि देखा जाता है, पहले हमारी समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। जो कुछ भी दिया हमारे बाबा साहब ने दिया। साथियों, जैसे कि देखा जाता है, कुछ लोग हैं मनवादी कीड़े, जो मनवादी सोच के हैं, वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। जब हम सोचते हैं ना कि हम एक गिलास पानी पीते हैं, हमारे बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार दिया था, ना किसी देवी देवता ने दिया, ना किसी भगवान ने दिया। और हमें कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अगर हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो इस मनुवादी व्यवस्था से एवं जातिवाद के शिकार हमारे तमाम साथी हो रहे हैं, तमाम महिलाएं हो रही हैं। अगर हम शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे और भारतीय संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा समाज बहुत ही पीछे चला जाएगा। साथियों, आगे बढ़ाने का काम करना है हमको, एवं वही काम हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई आजाद समाज पार्टी वो भी कर रहे हैं। और यही नहीं है कि खाली ये काम हमारे चंद्रशेखर भाई करें, ये काम हम सभी को मिलकर एक साथ करना होगा, जब हम मनवादी जाति व्यवस्था से छुटकारा पा पाएंगे। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। बहुत अच्छे भाई DK आजाद जी। आज के इस पावन अवसर को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं जिला संगठन मंत्री बड़े भाई शंकर लाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे दिल से अनुरोध करूंगा कि वो आएँ और आज के इस पावन अवसर पर अपनी बात रखें। भाई शंकर लाल जी, इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नेताजी, आपके सीख रहे हैं और नाश्ता करके नहीं, आवाज़ निकालो, आवाज़ निकालो, नाश्ता करके नहीं है, आवाज़ निकालो, कर लेंगे नाश्ता। ऐसी बात ना, नाश्ता की तो कोई आवाज़ निकालो, करके नहीं आई, ये करो, आवाज़ निकालो। भाई यहाँ सीखने के लिए आते हैं, आप लोगों के बीच में पहले सीख रहे हैं, सीखेंगे उसके बाद में फिर आगे थोड़ा इनको सुनाई तो देना मांगता है ना। सुनाई दे रहा होगा, ऐसी बात नहीं। जब आप बीच में बोलोगे तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। चलो ठीक है। काफी देर से आप बुरा मान जाएंगे, आप बीच में बहुत रोक रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। नहीं, थोड़ा कम सुनाई आ रहा है इनको। भी आए हैं, लेकिन आप बार-बार बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं। इसमें आवाज़ तो आनी चाहिए ना, इसके अंदर, इसके अंदर। मैं जो भी आया हूँ यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। मंडल जी और नेत्रपाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी के सामने में सभी को जय भीम। बहुत अच्छे। मैं आज के इस पावन अवसर को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही क्रांतिकारी, उनके कैमरा में आवाज़ नहीं आ रही है शायद, और मैं चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आएँ, मीडिया प्रभारी जी, और आज के पावन अवसर पर अपनी बात रखें। मीडिया प्रभारी जी आएँ और आज के इस पावन अवसर पर अपनी बात रखें। हमारा जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जिसलिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, मेरा मकसद होता है सबको जगाने का। इतने लोग कम है, ऐसा लगता है कोई जागे नहीं है। एक दिन नहीं जागोगे तो अच्छी बात नहीं। कम से कम आज के दिन तो जागना जरूरी है ना। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और मैं ये कहूँगा, एक बार बाबा साहब का नारा सब जोर से लगाएं, बाबा साहब, बाबा साहब। ठीक है जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप सब बच्चों को सिखाएं, माता बहनों को सिखाएं। 10-15 मिनट उन्होंने क्या किया, सब लोग बैठ के उनके लिए 10-15 मिनट टाइम निकालें, तो उनको जागृति को फैलाएं, उनके सिखाएं उनको, भाई उन्होंने क्या किया। तो ऐसे महिला भी लोग आए, सब आए, बच्चे भी आए, छोटी छोटी बच्चियाँ भी आए आगे टाइम पे, तो उनको भी लेके आना, उनको भी सिखाना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता।
बहुत अच्छे मीडिया प्रभारी जी। अब मैं आज के इस पावन अवसर को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रद्धेय विनयपाल सिंह जी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आएं और आज के इस पावन अवसर पर बाबा साहब के विचारों को प्रकट करने का काम करें और कुछ हमें भी शिक्षा दें। हम उनसे शिक्षा लेने का काम करेंगे, कुछ सीखने का काम करेंगे। तो मंडल अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आएँ और आज के इस पावन अवसर पर अपनी बात रखें। मंडल अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां। जोर से तालियां बजाओ जो स्वागत करने का। सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम विश्व में शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की अलग जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले साहब के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, भारत की पहली मुस्लिम प्रथम शिक्षिका फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता परम बौद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, समय समय पर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष एवं वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए, मैं भीम आर्मी के संस्थापक एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके लिए भी सादर जय भीम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी को भी मैं अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके लिए भी मेरा सादर जय भीम। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित आगंतुक एवं पदाधिकारी सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सामने उपस्थित मेरे बुजुर्ग, युवा एवं बच्चों सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सर्वप्रथम मैं आप सभी को एवं आपके परिवारजनों को इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। देखिए, अभी हमारे बाबूजी ने कहा था, मेरे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं मात साहब, कि आज के दिन मैं भी मानता हूँ, मैं फौज से रिटायर हूँ, मैं भी मानता हूँ कि आज के दिन ध्वजारोहण होना था। अभी हमारे मीडिया प्रभारी जी कह रहे थे ऐसे ही राष्ट्रगान गा दो। ये राष्ट्रगान कोई सदाबहार गीत थोड़ी ही है जो गा देंगे। मीडिया प्रभारी जी आज के अलावा ऐसी बातें ना करें। ध्वजारोहण के तौर पर होना चाहिए। राष्ट्रगान जब ही गाया जाता है जब ध्वजारोहण होता है। मेरे फौज में झंडा चढ़ाने पर राष्ट्रगान गाया जाता है और झंडा उतारने पर, और इस झंडे का भी सम्मान है। 2-6 की गाड़ी इस झंडे को लेकर के जाती है, 2-6 की गाड़ी इस झंडे को चढ़ाती है। तो ये नहीं है कि चलिए उन्होंने जैसी भी आप लोगों ने व्यवस्था की है मैं उसका आभारी हूँ। अभी परम बौद्धिस्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के आधार पर जो संविधान आप सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। संविधान सौंपते समय बाबा साहब ने कहा था कि आज इस भारतीय संविधान को मैं ऐसे लोगों के हाथ में सौंप रहा हूँ कि क्या पता ये संविधान को मानेंगे या नहीं। तो वो प्रचलन अभी जारी है, क्योंकि क्रिमी लॉ लागू कर दिया है, निजीकरण कर ही रहे हैं, शिक्षा से वंचित हमें कर ही देंगे। तो बाबा साहब ने 1942 में कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनने से हम लोगों को बहुत बड़ा घाटा है, इसे हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है, क्योंकि गले से मटकी पीठ से झाड़ू हटाने के लिए दोबारा बाबा साहब पैदा नहीं होंगे। तो अभी हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा पे जोर देना है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी सामाजिक क्रांति के
भी नेता है हमारे। देखिए, बिना सामाजिक क्रांति समाज में जब तक हम एकता स्थापित नहीं कर पाएंगे, जब तक हम ना तो आर्थिक स्थिति से मजबूती प्रदान कर पाएंगे, ना ही राजनीतिक सत्ता ले पाएंगे, और ना ही हम किसी प्रकार के कोई सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। बाबा साहब ने अभी 22 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अभी हम बोलते थे अम्बेडकरवादी। अब अम्बेडकरवादी से क्या मतलब? अम्बेडकर के अनुयायी बनो। अभी हमारे एक कह रहे थे भाई साहब कि 14 अप्रैल इस प्रकार से मनानी है जिस प्रकार मननी चाहिए। क्या 364 दिन चारपाई में पड़े पड़े सो करके ही कार्रवाई करेंगे? एक दिन में ही बाबा साहब की पूरी समस्याओं का समाधान कर देंगे क्या? 364 दिन तो आप चारपाई पे लेटे रहें। एक एक घंटा भी अगर 364 घंटे आपने कार्य किया तो समाज में कुछ ना कुछ जागरूकता पैदा होगी। मेरा तो मानना है कि मुझे भी देखिए, बाबूजी को भी पेंशन मिल रही है, मुझे भी पेंशन मिल रही है। बाबूजी के अंदर भी कोई पीड़ा है कि बाबा साहब ने कहा है अभी 18 मार्च 1956 को ही बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में रोए थे। आगरा के रामलीला मैदान में जब भाषण दे रहे थे तो वो रोए थे। क्यों रोए थे? उन्होंने कहा था कि मेरी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब कैसे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है? उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है कि जो स्कॉलरशिप के आधार पर पढ़ करके विदेशों में चले गए और वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। मेरे जैसे भी हैं बहुत, नौकरी प्राप्त करके आरक्षण के आधार पर तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। जो कि बाबा साहब ऐसा ही है बाबूजी 4% सैलरी के लिए बोला था समाज के उत्थान के लिए, लेकिन वो 4% सैलरी ना दे करके आज समाज में ही वो भूल गए, अपने परिवार में सीमित हैं। अगर वही लोग जो शासन प्रशासन में अभी तैनात हैं, अगर वो लोग इस समाज को बढ़ाने का कार्य करें तो ये समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। हमारे समाज के बराबर पैसा किसी के पास नहीं है। 500 रुपये मजदूरी चल रही है। अगर 500 रुपये मजदूरी में से 400 रुपये घर जा करके दे दे, 100 रुपये खर्चा काट करके, तो 12,000 रुपये होते हैं। लेकिन शाम को 100 रुपये पहुए के लिए चाहिए, नहीं 100 रुपये पहुए के लिए चाहिए, बच्चों के लिए नहीं। बच्चे अगर किताब के कॉपी के लिए कह रहे होंगे तो बोला रहने दे, कल ले आऊँगा, लेकिन कल फिर 100 रुपये आ जाएंगे। तो एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर थाली की सुविधा नहीं है तो हाथ पर रोटी रख करके खा सकते, बहुत बढ़िया, लेकिन बच्चों को जरूर। तो देखिए, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं। अब कहेंगे कि बाबा साहब, अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं अम्बेडकरवादी बोलता हूँ। जब बाबा साहब बुद्धवादी थे तो हम अम्बेडकरवादी क्यों बने? बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाया था। बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात। अब 1935 में कह तो दिया बाबा साहब ने, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर अंते चंद्रमणि जी की अध्यक्षता में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो 21 वर्ष उन्होंने अन्य धर्मों को पढ़ करके ये देखा था कि वाकई ये धर्म हमारे काबिल है या नहीं। लेकिन उन्होंने किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी लिखी। अभी सभी लोग मेरे जैसे बोल देते हैं कि 22 प्रतिज्ञा में से 5 पहली प्रतिज्ञा है, तो सभी कंठ से बोल देते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, है नहीं। लेकिन बाबा साहब की 2 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा और हैं। बाबा साहब ने 20वीं प्रतिज्ञा में कहा था कि दुनिया के सभी धर्मों में एकमात्र सच्चा धर्म है तो बौद्ध धर्म है, ऐसा मैं मानता हूँ, अन्यथा मैं किसी दूसरे धर्म का पालन नहीं करूँगा। तो देखिए, नदियाँ हैं। अभी हम 6,743 जातियों में विभाजित हैं, जो 85% है। हम 6,743 जातियों में विभाजित है और 6,742 जातियाँ एकदम शांत प्रिय बैठी हुई हैं। एक अकेली जाटव जाति ही इस इंजन का कार्य कर रही है। अगर हम सभी मिलजुल करके इस कार्य को करें तो राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होगी, और राजनीतिक सत्ता ही ऐसी जड़ है जो हमारे विकास का कार्य करती है। गांव का प्रधान है, गांव का प्रधान
के ऊपर सेक्रेटरी बैठा दिया है, क्या कार्रवाई करता है? कोई कार्रवाई नहीं करता, सेक्रेटरी के अधीन हो जाते हैं, सरकार में विलीन है वो। तो सरकार को चुनने के लिए हमें कैसी सरकार चुननी चाहिए? जिस प्रकार हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं कि लड़का में कोई ऐब ना हो, भरपूर समाज मतलब आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, तो हमें भी अपना नेता उस प्रकार से चुनना चाहिए कि ईमानदार हो, हमारे विकास की लड़ाई लड़ सके। तो बाबा साहब की अगर परंपरा को देखा जाए तो बाबा साहब ने ही धार्मिक सत्ता की राजनीति बताई है। जब तक हम धर्म के आधार पर एकता हासिल नहीं करेंगे, जब तक हम ना तो हम सामाजिक एकता स्थापित कर पाएंगे, ना आर्थिक स्थिति से मजबूत हो पाएंगे, और ना ही हम राजनीतिक एकता स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि आप ही लोग देखते हैं कि गंगा नदी कितनी है, नदियाँ कितनी है, कोई घाघरा नदी है, कोई नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है। जब ये अपने दायरे में बहती हैं तो काफ़ी उफान लेती हैं। जब काफ़ी उफान लेती है तो इनका विकराल रूप होता है, और जब ये समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो नदियाँ सब खत्म हो जाती हैं। नाम क्या हो जाता है? समुद्र। अब हम इसी प्रकार से अगर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें सभी, तो हम क्या हो जाएंगे? बौद्ध। क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातियाँ नहीं है। तो बाबा साहब को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद नेपाल नरेश ने अपने बगल में बैठाया था। प्रथम उपाधि बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद वहाँ मिली थी। तो देखिए, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई उस समय लड़ें, क्योंकि किताबों में झुके हुए सर संसार में हमेशा उठे रहेंगे और अपने अधिकार की लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, मैं आप सभी को पुनः एक बार फिर 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको, आपके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज की जो व्यवस्थापक टीम है, यहाँ जो व्यवस्था की है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी के लिए क्रांतिकारी जय हिंद। अभी हमारे जिला संयोजक जी ने, एक मिनट साहब बैठे रहेंगे, अभी बाद में ही करूँगा। अभी एक चीज़ है, आज के दिन हमें संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देश्य का, इसको भी पढ़ लेना चाहिए। पढ़ करके ये नहीं है कि पढ़ करके चल दिया छोड़ दिया साहब, क्योंकि जिस चीज़ को हम अमल में लाएंगे, मेरे से पहले बाबूजी ने शायद वामसेम में भी कार्य किया होगा, नहीं किया है तो मैं तो खैर वामसेम में कुछ हिस्सेदारी अपनी जो मेरी बचत हुई है मैंने वो दी है। तो अभी हमारे जिला संयोजक जी के द्वारा श्रद्धेय ज्वाला प्रसाद जी को जिला संयोजक छात्र भीमार्मी के पद पर पदार्पण किया गया है। आज मैं उनके नियुक्ति पत्र के लिए मेरे को बोला है, तो मैं उनको पहले नियुक्ति पत्र ही दे देता हूँ।